कहानी शुरू होती है एक भयानक समुद्री तूफान से। जब रॉबिन्सन की आंख खुलती है, वो एक सुनसान टापू के किनारे पड़ा होता है। उसका पूरा शरीर घायल है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बच गया। वो लड़खड़ाते हुए उठता है और अपने साथियों को ढूंढना शुरू करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई और भी बच गया होगा, लेकिन एक एक करके उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं। उस पल उसे पहली बार एहसास होता है कि अब इस पूरी जगह पर वो बिल्कुल अकेला है। वो अपने साथियों को वहीं दफनाता है क्योंकि उनके लिए वो और कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन रोने का भी उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था अगला दिन कैसे निकलेगा। तभी उसकी नजर दूर समंदर में फंसे अपने जहाज पर जाती है। जहाज पूरी तरह डूबा नहीं था। रॉबिन्सन समझ जाता है कि अगर उसकी जिंदगी बच सकती है तो उसकी वजह वही जहाज होगा। वो बिना देर किए समंदर में उतर जाता है, किसी तरह जहाज तक पहुंचता है और जो भी काम की चीज मिलती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। खाना, औजार, हथियार, रस्सियां और लकड़ियां। तभी जहाज के अंदर से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद कोई और जिंदा बच गया है। वो सावधानी से अंदर बढ़ता है, हाथ में कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है और जैसे ही बंद दरवाजा तोड़ता है, सामने उसका वफादार कुत्ता जैक खड़ा होता है। इतने समय बाद किसी अपने को देखकर रॉबिन्सन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। अब वो अकेला नहीं था। दोनों मिलकर जितना सामान सकते थे किनारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन रॉबिन्सन जल्दी ही हिसाब लगा लेता है कि ये खाना हमेशा नहीं चलेगा। अगर कुछ दिनों में मदद नहीं आई तो सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। इसलिए वो पूरे टापू का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। शायद कहीं कोई रास्ता हो, शायद किसी दूसरी तरफ कोई इंसान रहता हो, शायद कोई जहाज दिखाई दे जाए। लेकिन घंटों चलने के बाद जब वो टापू के दूसरे छोर पर पहुंचता है तो सामने फिर वही समंदर था। जितनी दूर नजर जाती थी सिर्फ पानी। उस पल उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उसे मानना पड़ता है कि ऐसा टापू है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। धीरे धीरे वो हार मानने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। सबसे पहले रहने की जगह बनाता है, फिर आसपास की जमीन को सुरक्षित करता है, बारिश का पानी जमा करना सीखता है, शिकार करना सीखता है और हर दिन खुद को एक नए काम में व्यस्त रखता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इस टापू पर सिर्फ भूख ही नहीं मारती, खाली दिमाग भी मार देता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। जैक ही उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। इंसानों से दूर इस दुनिया में वही उसकी बातें सुनता है। उसी के साथ वो समंदर किनारे बैठता है और उसी के साथ हर शाम दूर तक नजरें टिकाकर किसी जहाज का इंतजार करता है। फिर एक दिन आखिरकार वो होता है जिसका उसे सालों से इंतजार था। दूर समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। रॉबिन्सन बिना एक सेकंड गंवाए मशाल जलाने की कोशिश करता है, आग का धुआं उठाने की कोशिश करता है, फिर बंदूक से कई गोलियां भी चलाता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। समंदर की आवाज हर संकेत को निगल जाती है। जहाज धीरे धीरे और दूर जाता रहता है। रॉबिन्सन आखिरी कोशिश में सीधे पानी में कूद पड़ता है। कुछ ही देर में जहाज उसकी आंखों के सामने एक छोटे से धब्बे में बदल जाता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रॉबिन्सन वापस किनारे लौटता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, हार दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद अब वो कभी इस टापू से बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परेशानी भूख या अकेलापन नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिस टापू को वो इतने सालों से अपना समझ रहा था वहां कोई और भी रह रहा था और इसका पहला सबूत उसे अगली सुबह रेत पर मिलने वाला था। उसकी नजर रेत पर पड़े एक निशान पर जाकर रुक जाती है। पहले उसे लगता है कि शायद ये उसी का होगा, लेकिन जैसे ही वो झुककर ध्यान से देखता है उसकी सांस अटक जाती है। ये उसके पैर का निशान नहीं था। इतने सालों से वो जिस टापू पर खुद को अकेला समझ रहा था वहाँ कोई और भी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कोई यहाँ रहता है तो वो सामने कभी आया क्यों नहीं। रॉबिन्सन तुरंत अपनी राइफल उठाता है और उस निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। अब हर झाड़ी, हर आवाज और हर पेड़ उसे शक की नजर से दिखाई देने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे किनारे पर लकड़ी की कई छोटी नावें दिखाई देती हैं। साफ था कि कोई अभी हाल ही में यहाँ आया था। रॉबिन्सन छिपते छिपाते आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने ऐसा मंजर आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ आदिवासी एक कैदी को घेरे खड़े थे और उसकी बलि देने की तैयारी कर रहे थे। रॉबिन्सन समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उस आदमी की मौत तय है, लेकिन अगर उसने गोली चला दी तो इतने सारे लोगों के बीच बच निकलना लगभग नामुमकिन होगा। कुछ सेकंड तक वो बस सही मौके का इंतजार करता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। एक गोली पूरे माहौल को बदल देती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैदी अपनी कार नहीं, रस्सियां तोड़ता है और पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन वो भागकर कहीं और नहीं, सीधा रॉबिन्सन की तरफ आ रहा था। रॉबिन्सन समझ नहीं पा रहा था कि ये मदद मांग रहा है या हमला करने वाला है। दोनों कुछ पल आमने सामने खड़े रहते हैं। भाषा अलग थी, दुनिया अलग थी और भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था। रॉबिन्सन धीरे धीरे अपना हथियार नीचे करता है और इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। तभी पीछे से कुछ और आदिवासी उन दोनों पर हमला कर देते हैं। रॉबिन्सन जवाबी फायर करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। तभी जिस आदमी की उसने जान बचाई थी
वही उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। दोनों मिलकर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रॉबिन्सन को लगने लगता है कि शायद उसने सही फैसला लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल जाती है। वो देखता है कि उसका नया साथी मारे गए आदिवासी के शरीर से मांस खा रहा है। रॉबिन्सन वहीं ठिठक जाता है। अब उसे समझ आता है कि ये आदमी उसी आदमखोर कबीले का हिस्सा है जिससे वो अभी लड़कर आया है। वो तुरंत वहां से वापस अपने ठिकाने की तरफ लौटता है और अगले कई महीनों तक खुद को पूरी तरह सुरक्षित करने में लग जाता है। अपने घर के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां गाड़ देता है, जाल बिछाता है, रास्ते बंद करता है और हर हथियार हमेशा तैयार रखता है। उसे पूरा यकीन था कि कबीला बदला लेने जरूर आएगा। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, और कोई नहीं आया। आखिरकार रॉबिन्सन फैसला करता है कि डरकर छिपे रहने से बेहतर है खुद सच्चाई पता की जाए। वो जैक के साथ फिर जंगल के अंदर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार शिकार वो नहीं खुद बन जाता है। उसका पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ता है और अगले ही पल वो उल्टा पेड़ से लटका हुआ हवा में झूल रहा होता है। उसकी राइफल नीचे गिर चुकी थी और वो पूरी तरह बेबस था। तभी झाड़ियों के पीछे से वही आदमी बाहर आता है जिसकी जान रॉबिन्सन ने बचाई थी। अब रॉबिन्सन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त रॉबिन्सन को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ उसकी बंदूक उठाकर उसे हैरानी से देखने लगता है। रॉबिन्सन किसी तरह खुद को आजाद करता है और उसे दिखाता है कि ये हथियार कितना खतरनाक है। जवाब में वो आदमी लकड़ी का एक भाला इतनी सटीकता से फेंकता है कि रॉबिन्सन भी उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाता है। दोनों पहली बार एक दूसरे को दुश्मन नहीं, बराबरी से देखने लगते हैं। काफी सोचने के बाद रॉबिन्सन उसे अपने ठिकाने पर ले आता है। शुरुआत में एहतियात के लिए उसे बांध कर रखता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो आदमी भागा नहीं होता, उल्टा उसके लिए खाना लेकर खड़ा होता है। बस यहीं से रॉबिन्सन का शक धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो उसकी रस्सियां खोल देता है और उसका नाम फ्राइडे रखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की भाषा सीखना शुरू करते हैं। रॉबिन्सन उसे अंग्रेजी सिखाता है और फ्राइडे उसे इस टापू के बारे में ऐसी बातें बताता है जो रॉबिन्सन इतने सालों में भी नहीं जान पाया था। अब शिकार करना आसान हो जाता है, काम जल्दी होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, रॉबिन्सन को पहली बार महसूस होता है कि वो फिर से किसी इंसान से बात कर सकता है। लेकिन जितनी तेजी से भरोसा बना था, उतनी ही जल्दी उसमें दरार भी आ जाती है। एक छोटी सी बहस दोनों को अलग कर देती है। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। रॉबिन्सन को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने गुस्से में अपने सबसे भरोसेमंद साथी को खुद से दूर कर दिया। आखिरकार वो फ्राइडे के पास जाता है, अपनी गलती मानता है और उससे माफी मांगता है। फ्राइडे भी बिना देर किए उसे माफ कर देता है। दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन उसी दिन फ्राइडे एक ऐसी बात बताता है जिससे रॉबिन्सन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बताता है कि उसे उसके कबीले ने सजा देकर यहाँ छोड़ा था, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसे ढूंढते हुए इस टापू पर जरूर आएंगे। यानी अब तक रॉबिन्सन सिर्फ जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब पहली बार उसे किसी आने वाले दुश्मन का इंतजार करना था। और इस बार अगर उन्होंने जरा भी तैयारी में कमी छोड़ी तो ये टापू उनकी कब्र बन जाएगा। अब रॉबिन्सन और फ्राइडे जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर कबीला वापस आया तो इस बार वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों बिना एक दिन गंवाए पूरे टापू को अपनी तरफ से एक किले में बदलना शुरू कर देते हैं। जहां दुश्मन आ सकता था वहां जाल बिछाए जाते हैं, हर रास्ते पर नुकीली लकड़ियां लगाई जाती हैं, हथियार तैयार किए जाते हैं और हर छोटी बड़ी चीज पहले से सोच कर रखी जाती है। लेकिन खतरा हमेशा वहां से आता है जहां इंसान सबसे कम उम्मीद करता है। एक दिन दोनों को दूर से धुआं और शोर सुनाई देता है। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि आदिवासी फिर से एक कैदी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। रॉबिन्सन समझ जाता है कि अगर उसने अभी हमला किया तो पूरी लड़ाई आज ही शुरू हो जाएगी। फिर भी वो पीछे नहीं हटता। दोनों अपनी योजना के मुताबिक जाल चालू करते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। कई आदिवासी जाल में फंस जाते हैं, कई धमाकों की चपेट में आ जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी जंगल के अंदर छिपे हुए कुछ और योद्धा अचानक हमला कर देते हैं। रॉबिन्सन संभल भी नहीं पाता कि एक तीर आकर सीधे उसके शरीर में धंस जाता है। वो वहीं गिर पड़ता है। फ्राइडे बिना एक पल गंवाए उन हमलावरों पर टूट पड़ता है और किसी तरह रॉबिन्सन को वहां से निकाल लेता है। तीर तो बाहर निकल जाता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। घाव में संक्रमण फैलने लगता है। रॉबिन्सन की हालत हर दिन बिगड़ती जाती है। फ्राइडे समझ जाता है कि अगर इलाज नहीं मिला तो उसका दोस्त ज्यादा दिन नहीं बचेगा। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी अपनी जान भी ले सकता था। वो रॉबिन्सन को लेकर अपने ही कबीले के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही दोनों को घेर लिया जाता है। रॉबिन्सन को देखकर पूरा कबीला भड़क उठता है, लेकिन उनके नियम के मुताबिक किसी बीमार इंसान को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए पहले उसका इलाज किया जाता है। रॉबिन्सन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके ठीक होते ही एक नया फैसला सुनाया जाता है। कबीले के सामने रॉबिन्सन और फ्राइडे को एक दूसरे से लड़ना होगा। जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन दो लोगों ने एक दूसरे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब उन्हें एक दूसरे की जान लेनी थी। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन दोनों पूरी ताकत से लड़ने की बजाय एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रॉबिन्सन पहले से घायल था, इसलिए कुछ ही देर में उसका हथियार हाथ से छूट जाता है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो फ्राइडे की तरफ देखकर कहता है कि अगर किसी एक का बचना जरूरी है तो उसे मार दो। फ्राइडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तलवार उठाता है, लेकिन अपने दोस्त पर वार नहीं कर पाता।
उसी पल अचानक दूर से गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ सैनिक कबीले पर हमला कर देते हैं। पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है, लेकिन इस अफरा तफरी की कीमत बहुत भारी पड़ती है। एक गोली फ्राइडे को लग जाती है। रॉबिन्सन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। इतने सालों तक जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, वो अब उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। रॉबिन्सन बच तो जाता है, लेकिन अपना सबसे अच्छा दोस्त हमेशा के लिए खो देता है। कुछ समय बाद आखिरकार वो उस टापू से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। करीब 28 साल बाद वो वापस अपनी दुनिया में लौटता है। उसका परिवार उसे वापस मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर का इंसान पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। उसने सिर्फ साल नहीं गंवाए थे, उसने अपने सबसे करीबी साथियों को खोया था, अपना पुराना जीवन खोया था, और वो मासूमियत भी जिसके साथ वो पहली बार उस जहाज पर सवार हुआ था। रॉबिन्सन की कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि इंसान मुश्किल हालात में कैसे जिंदा रह सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि सबसे कठिन लड़ाई भूख, तूफान या दुश्मनों से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई उम्मीद को जिंदा रखने की होती है। और शायद इसी वजह से रॉबिन्सन क्रूसो सिर्फ एक सर्वाइवल फिल्म नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर बार टूटने के बाद फिर से खड़े होने का फैसला किया। यही वजह है कि इतने साल बाद भी ये कहानी लोगों के दिल और दिमाग दोनों में जिंदा है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।